सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें 28 दिसंबर 2020 से 9 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की क्लास में 10 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो है तो साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए साइन माइनस कॉस बराबर जीरो दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा जो है माइनस में, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया। तो हम लोग को ये पता करना है कि थीटा का कौन सा वैल्यू पे साइन कॉस बराबर होता है। तो आप कहेंगे कि थीटा बराबर 45 डिग्री पे दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो जिसका पूछ रहा है उसमें 45 डिग्री रख देंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए साइन बराबर कॉस है, कॉस बराबर साइन है, तो दोनों में से किसी एक को बदल लीजिए, चाहे साइन को कॉस में चाहे कॉस को साइन में। तो हम यहाँ साइन को कॉस में बदल रहे हैं तो कॉस क्यूब हो जाएगा ये, और एक कॉस क्यूब पहले से, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा। 2 है, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, यानी 1/√2 का क्यूब करना है। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 1/2√2। तो 2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या आंसर 1/√2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 11 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए माध्य कितना है 11 है। अब ये जो डेटा हमारे पास है इसको 11 से कंपेयर करेंगे। तो देखिए 11 से पहला जो 11 है ये कंपेयर जब करेंगे तो दोनों बराबर है, तो इसका इफेक्ट जीरो हो गया। उसके बाद 19 है तो 11 से कितना अधिक है, 11 से 8 अधिक है, तो इसको +8 लिखिए। 5 11 से कम है, कितना कम 6, तो -6 लिखेंगे। 10 11 से 1 कम है तो -1, के को छोड़ दीजिए, के का मान निकालना है। 13 को 11 से 2 अधिक है तो +2 लिखेंगे। 12 1 अधिक है 11 से तो +1। 8 11 से कितना कम है 3, तो -3 लिखेंगे। 15 11 से 4 अधिक है तो +4 लिखेंगे। 14 11 से 3 अधिक है तो +3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इफेक्ट क्या आ रहा है, प्लस माइनस वाला कितना है 6, 6 1 7, 7 3 10, यानी 10 आ गया माइनस में। प्लस वाला 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 4 15 3 18, प्लस का 18। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आंसर प्लस का 8। ठीक है, प्लस का 8 आया है तो के का जो वैल्यू होगा क्या होगा माध्य, यानी कि 11, और प्लस का 8 है तो माइनस काट देंगे, अगर माइनस काटा था तो प्लस काट देते। ठीक है, तो 11 - 8 3 इस सवाल का सही आंसर है। और इसको दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, सबको जोड़ के समीकरण बना लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे रखी हुई है और वह दीवार की 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी को दीवार की ओर, ठीक है, दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए जिससे कि उसका सिरा 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए। ठीक है, मान लेते हैं कि ये दीवार है हमारा और यहाँ पर सीढ़ी का बेस है और सीढ़ी इस तरीके से यहाँ दीवार से लगी हुई है। ठीक है, और ये है जमीन। तो अब सीढ़ी का लंबाई कितना है 5 मीटर, और ये जो ऊंचाई है जहाँ पर सीढ़ी दीवार को टच कर रही है यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 मीटर। सवाल में ऐसा कह रहा है। अब देखिए त्रिभुज कौन सा होगा, ये त्रिभुज होगा समकोण। तो यहाँ 5 है यहाँ 3 है तो ट्रिपलेट से कितना होगा 4 होगा, यानी ये पूरा दूरी कितना होगा 4 मीटर। अब आगे देखिए सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए। तो सीढ़ी का बेस पहले यहाँ था, अब इस तरफ लाएगा दीवार की ओर। तो मान लीजिए कि यहाँ पर दीवार इस सीढ़ी का बेस आ गया। जब सीढ़ी के बेस को यहाँ रखेंगे तो सीढ़ी का जो हाइट टॉप है वो ऊपर चला जाएगा खिसक के। मान लीजिए इस तरह से खिसक के यहाँ पर आ गया। तो खिसकने के बाद क्या हुआ कि उसका सिरा जो है 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। पहले 3 मीटर पर था, अब ये जो ऊंचाई है ये कितना बन गया है 4.8। यहाँ पर कर देते हैं, ये पूरा हाइट हो गया 4.8 मीटर। अब पूछ रहा है कि ये कितना खिसकाया गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले देखिए ये जो सीढ़ी को खिसकाया है तो सीढ़ी तो वही है, तो ये दूसरा वाला सीढ़ी का भी लंबाई वही होगा 5 मीटर, और इसका हाइट है कर्ण है, तो आधार निकाल लेंगे ट्रिपलेट से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए, कर्ण है 5 और लंब है 4.8, और इसका आधार क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर दशमलव लगा हुआ तो दशमलव को हटाने के लिए इसमें हम लोग 5 से गुना करेंगे। 5 से जब गुना करेंगे तो 48 पंजे कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 24, और 5 गुना 5 25। 25 और 24 के साथ कौन सा ट्रिपलेट रहता है 7। ठीक है, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। तो हम लोग पहले क्लास में भी चर्चा किए थे कि जिस डेटा से यहाँ पर हम गुना किए हैं
उसी डेटा से वापस इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 7 आया है खाली जगह पर, तो 7 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 एक का 5 बचा 2, 5 के 20, 1.4। यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये कितना है, 1.4 मीटर है। अब बताइए पूरा 4 है और ये वाला डिस्टेंस 1.4 आया है, तो ये वाला कितना बचेगा, ये शेष जो है यहाँ से यहाँ तक, ये बच जाएगा 4 माइनस 1.4 यानी कि 2.6 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। और ये ट्रिपलेट अगर इस तरह से नहीं हो पा रहा है तो आप लोग फॉर्मूला से भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। बी निकालना है, बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस पी है कितना 4.8, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, फिर वर्गमूल ले लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से कटाएंगे 24, 24 से प्लस 9 है तो 24 9 33। अब यहाँ देखिए 3 माइनस 2 1 हुआ, 2 1 का 2, अब माइनस है तो 31 में 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 33 में 2 माइनस करेंगे तो 31। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो केवल 1 से और स्वयं से विभाज्य है। 1 से और स्वयं से, इसका मतलब वो संख्या कौन सा है, अभाज्य संख्या, ठीक है। इनडायरेक्टली हम लोग से पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या कितने हैं, 2 से बड़ी लेकिन 30 से कम। तो हम लोग निकालते हैं, 2 से बड़ी कौन सी है, 3 से शुरू करेंगे, 3 5, उसके बाद 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, ठीक है, 14 15 16 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा और इसके बाद 29 आएगा, ठीक है। 30 से कम ही लेना है। तो टोटल नंबर यहाँ पर आया है जो कि अभाज्य है, जो 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है और बीच में से कोई नंबर से इससे नहीं कट रहा है। तो कितना नंबर हो गया, 3 3 3 6 6 3 9। तो 9 इस सवाल का सही आंसर होगा, जो कि यहाँ पर लिया हुआ 27 है, ये गलत है। आगे बढ़ते, एक दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 20 कमीज बेचने पर 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो मान लेते हैं कि एक कमीज का जो कॉस्ट प्राइस है यानी विक्रय मूल्य 1 रुपया है। तो देखिए 20 कमीज बेचा है तो 20 कमीज खरीदा भी होगा ये बेचने के लिए। तो जब लाभ हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा। यानी कि 20 शर्ट का सेलिंग प्राइस यानी एसपी लिख रहे हैं इसको, और 20 शर्ट का कॉस्ट प्राइस, इन्हीं दोनों का अंतर लाभ होता है, ठीक है। तो ये लाभ कितना हो रहा है, 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर यानी कि 5 सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से 5 एसपी को इस तरफ ले आइए तो 20 में घट जाएगा, बचेगा कितना 15 सेलिंग प्राइस, बराबर इधर कितना हो जाएगा 20 कॉस्ट प्राइस। ये वाला को इस तरफ ले आए तो 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, तो सीपी का वैल्यू ये 3 हो जाएगा और एसपी का 4 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सीपी बट्टा एसपी बराबर हो जाएगा सीपी का 3 और एसपी का 4। 3 का सामान 4 में बिक रहा है तो यहाँ पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है 3 कॉस्ट प्राइस, तो 1/3 इसका प्रॉफिट हुआ जो कि होता है 33.33%। ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ, 25% लिया है, ठीक है, जो कि इस डेटा के अनुसार गलत है। अगर यहाँ पर ये विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है इसको अगर हम लोग सीपी कर दें यानी क्रय मूल्य कर दें तो आंसर आएगा 25%, ठीक है। तो आप लोग इसको करके चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। ये चारों तरफ से कोना पे ये वृत्त काटा गया है। तो हम लोग पहले ये जो आयत है, ये आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसका चौड़ाई 8 है और लंबाई 15 है। तो इसका जो एरिया आ जाएगा आयत का वो आ जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 15 गुना 8, ये हो जाएगा 120 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/4 का वृत्त है, तो इस तरह का 4 वृत्त है चारों कोना पर, तो कुल मिला के 1 वृत्त हो जाएगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई यानी कि 22/7, और रेडियस सबका बराबर है 3 सेंटीमीटर करके, तो रेडियस 3 ही रहेगा। तो यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इसको गुना करेंगे 22 नमा कितना होगा 11 × 99 दूना 198/7, ठीक है। ये कट रहा है क्या, 7 दूना 14 नहीं कट रहा है। तो अब ये आया है वृत्त वाला क्षेत्रफल और ये पूरा क्षेत्रफल है। जब इसको इसको इसमें माइनस करेंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल ये जो पूछ रहा है इसका निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखिए 120 माइनस 198/7, तो एलसीएम आ जाएगा 7, 12 से 84 यानी 840 हो गया, माइनस 198 करना है। तो अंतर लेंगे तो कितना आएगा, ये 2 यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, 120 माइनस 198/7, तो एलसीएम आ जाएगा 7,
12 से 84 यानी 840 हो गया, माइनस 198 करना है। तो अंतर लेंगे तो कितना आएगा, ये 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, 642/7। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ड्रेस मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया। ठीक है, तो मान लेते हैं वास्तविक जो लागत मूल्य है सीपी वो 100 है। ठीक है, तो ये जो 25% बढ़ा के अंकित किया है, तो अंकित मूल्य इसका कितना होगा, यानी कि मार्क प्राइस 100 में जब 100 का 25% जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, अंकित करने के बाद उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% का छूट दिया है। अब ये अंकित मूल्य पर जब छूट देंगे तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो 125 का 12% निकाल के 125 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 125 का 10% आएगा 12.5 और 2% आएगा 2.5, जोड़ने पर ये आ रहा है 15, यानी कि मार्क प्राइस में 15 माइनस करेंगे तब जाके सेलिंग प्राइस आएगा। तो 125 में ये 15 घटा रहे हैं तो कितना आएगा, 110 रुपये। ठीक है, ये तीनों निकल चुका है, ये बैलेंस है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। अब आगे देखिए, यदि एक सूट भर का कपड़ा 2750 में बेचा गया तो दुकानदार को कितना लाभ प्राप्त हुआ। देखिए बेचा गया 2750, जबकि यहाँ पर जब हम लोग 100 मान के बना रहे हैं तो कितना में बिक रहा है, 110 में, तो इसी का वैल्यू हो जाएगा 2750। निकालना है प्रॉफिट। तो देखिए प्रॉफिट किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर। तो 100 का सामान बिक रहा है 110 में, तो यहाँ पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 10 यूनिट का। अब यहाँ से पहले हम लोग देखेंगे कि ये कितने बार में कट रहा है, तो 0 0 कट ही जाएगा, 11 से 2 बार में, 11 से 5 बार में, यानी कि 25 गुना ये हो रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 25 गुना करेंगे, तो 25 दाही 250 रुपया इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ता, 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 को शामिल करते हुए 81 तक जाना है, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, इसी तरह से बढ़ते जाएगा 281 तक। तो 281 सम संख्या नहीं है, तो उससे पहले वाला सम संख्या हम लोग को लेना पड़ेगा, यानी कि 280। यहाँ तक का अब योग निकालना, तो ये क्या है, एपी है। एपी है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, देखिए 4 - 2 2, 6 - 4 2, कॉमन डिफरेंस 2 है। और इसका जो पहला पद है यानी कि ए वो क्या है, 2 है, और लास्ट पद क्या है, 180। तो यहाँ पर हम लोग पहले एन निकालेंगे, इसमें टोटल नंबर कितना है। तो एन निकालने का फॉर्मूला हम पहले भी बता चुके हैं, क्या करेंगे, लास्ट पद यानी कि 280 माइनस फर्स्ट पद यानी कि 2, इसको डिवाइड करेंगे कॉमन डिफरेंस 2 से, प्लस का 1 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आप चाहे घटा के कटा लीजिए, नहीं तो यहीं पर कटा देते हैं हम, 2 1 का 2, 2 से ये कट जाएगा 140 बार में, 140, यहाँ -1 यहाँ +1, तो +1 -1 कट ही जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 140। ठीक है, देखिए आप इस तरह से इसको घटा के, यानी कि 280 - 2, 278 को 2 से डिवाइड करके फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 140 ही आएगा, नहीं तो आप अलग अलग कटा सकते हैं। तो यानी इसमें 140 पद है, तो अब क्या करना है, सम निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब फर्स्ट पद और लास्ट पद याद रहे तो n/2 इंटू ए प्लस एल। तो n है 140, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ए है 2 और लास्ट पद है 280, तो दोनों जोड़ के यानी कि 282 यहाँ पर आ जाएगा। 2 से कटा देंगे 70 बार में, 70 गुना 282 करना है, जीरो तो आएगा ही, 7 दूना 14, इकाई अंक 4 आ रहा है जीरो के बाद, तो यहाँ पर है, और गुना भी कर सकते हैं, 7 दूना 14, 7 8 56, 1 57, बचा 5, 7 दूना 14 5 19, यानी 19,740 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 1 बढ़ाने पर यह मूल संख्या के 3 गुना के बराबर होती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसको ऑप्शन से करते हैं हम लोग हमेशा। तो ये संख्या है कितना, पहला 14 है, इसको उलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 आगे 1 पीछे, तो ये बन जाएगा 41 यानी 41। इस संख्या यानी नई संख्या में 1 बढ़ाने पर, तो इसमें हम लोग 1 बढ़ा दिए तो ये हो गया 42, बढ़ाने पर मूल संख्या के 3 गुना के बराबर है। अब देखिए मूल संख्या 14 था, क्या ये 14 का 3 गुना के बराबर है, हाँ 14 के 3 गुना है ये, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं मिलता तो हम लोग आगे चेक करते। ठीक है, आगे बढ़ते, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भिन्न ये है वो बढ़ते क्रम में दर्शाता है। तो यहाँ पर ढेर सारा भिन्न है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर कंपैरिजन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके हरों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5 3 है, 5 4 10 8, यानी कि 8 4 का 120 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम पर हम लोग क्या करेंगे, पहला भिन्न है यहाँ पर 2/5, तो इसके हर से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि एक बार करके हम दिखा देते हैं यहाँ पर, यानी 120 को
ये जो पहला का हर है 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24। जो भागफल आया है उसको अंश से गुना करेंगे, यानी कि ये 2 से, तो 2 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 24 दूना 48। ठीक है, तो पहला का 48 लिख देंगे हम लोग। दूसरा किसी तरह हम कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट 3 से डिवाइड करेंगे 40 आएगा, 40 गुना 1 40 हो जाएगा। उसके बाद 5 से 24 बार में, ठीक है 24 या 72 आ जाएगा ये। उसके बाद 4 से 30 बार में, 30 गिनक का 30। उसके बाद 10 से 12 बार में, 12 से 84 आ जाएगा। उसके बाद 8 से 15, 15 पचे 75 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आया है निकल के, इसी को हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में, तो वो इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे छोटा है 30। 30 किसका आया है, चौथा नंबर पे है 30। 30 आया है 1/4, यानी कि सबसे पहले 1/4 हम लोग लिखेंगे। 30 किससे बड़ी 40, 40 किसका है 1/3 का। ठीक है, 1/4 1/3 पहला ऑप्शन में ही ये सीरीज है, तो हम लोग यहाँ पर आंसर लगा देंगे। नहीं तो आप लास्ट वाला एक चेक कर लीजिए, देखिए सबसे बड़ा 84 है, 84 किसका है ये 7/10 का, तो 7/10 आ जाएगा लास्ट में, जो कि यहाँ पर दिया हुआ भी है। तो इस तरह से आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष में 8,400 का लाभ के रूप में कमाया। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4,500 रुपये की प्राप्ति हुई। सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात क्या है। देखिए, व्यवसाय में जो निवेश किया गया राशि होता है वो लाभ के अनुपात में होता है, यानी तो इसका उल्टा सोचिए, जिस अनुपात में हम लोग निवेश करते हैं उसी अनुपात में लाभ का बंटवारा किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लाभ किस अनुपात में इसको मिला है। तो देखिए, टोटल प्रॉफिट है 8400। इसमें पहला बंदा यानी कि सूरज को मिला है, सूरज को ऐसे लिखते हैं, कितना मिला है 4500। और दूसरा बंदा है कौन, विमल, इसको कितना मिला होगा, देखिए टोटल है 8400, उसमें 4500 इन्होंने ले लिया, तो बचा कितना 3900। यही 3900 मिला होगा किसको, विमल को। ठीक है, अब यहाँ पर रेशियो लीजिए, 0 0 कट ही जाएगा, 3 से कटाएंगे 15, 3 से कटाएंगे इसको 13 बार में, यानी 15:13 आया है प्रॉफिट का रेशियो। तो जो प्रॉफिट का रेशियो है वही क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में है 15:13, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग अपने से कर भी सकते हैं, अप्रॉक्स में जोड़ लेंगे क्योंकि ऑप्शन जो है बहुत दूर दूर है। 8 यहाँ पर पूर्णांक है, 8 यहाँ पर 16 हो गया, तो 16 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में। ये बहुत कम है, ये भी कम है, ये बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो 2 से 10 तक संख्या लिखते हैं, कौन सा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, यानी वो जो छोटी से छोटी संख्या है वो इन सब संख्याओं से कटना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे आसान है 10 का चेक करना। 10 से कटने का क्या चाहिए कि इकाई अंक पे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो बचा हमारे पास 2 ऑप्शन। अब हम लोग 9 का देख लेते हैं। 9 का मल्टीपल कटने का नियम क्या होता है कि वह संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर नहीं कट रहा है, यहाँ पर 5 2 7 2 9, ये 9 से कट रहा है, तो ये ऑप्शन बचा, यही इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 का ऋण दिया, जिससे उसे 1,200 रुपया ब्याज मिला। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए 12,000 पर 1,200 का ब्याज मिला है, सीधा सीधा ये कितना है 10% है। 10% मिला है 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा 5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते, पानी भरने के लिए एक टैंक में 3 नल है। टैंक को भरने में पहला नल 6 घंटे, दूसरा नल 1 दिन और तीसरा नल 18 घंटे का समय लेता है। लेकिन उसके तल पर एक छेद था जो 18 घंटे में पूरे नल को खाली कर सकता था। 1 घंटे बाद छेद का पता चला और उसे तत्काल ठीक कर दिया गया। तीनों नलों द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिन में दिया हुआ, तो ये 24 घंटा लिखेंगे क्योंकि आंसर घंटा में है। तो पहला नल मान लेते हैं ए है, जो कि 6 घंटे में भर रहा है। दूसरा नल बी है, जो कि 1 दिन में भर रहा है, यानी कि 24 घंटा में। और तीसरा नल सी है, जो कि 18 घंटा लेता है भरने में, तो 18। और चौथा नल को डी मान लेते हैं, जो कि ये 18 घंटा में पूरा टंकी को खाली कर सकता है। तो टंकी का कैपेसिटी इन चारों का एलसीएम यानी कि 72 हो जाएगा। ऐसे कटाएंगे 12 बार में, 24 से 3, 18 से 4 और 18 से 4। डी का एफिशिएंसी माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब देखिए 1 घंटे के बाद छेद का पता चला है, तो 1 घंटे तक तो छेद काम किया है, यानी 1 घंटे तक ये चारों नल चला है। तो चारों नल 1 घंटा में कितना काम किया होगा, 12 12 3 15, 15 4 19, 19 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15, यानी 1 घंटा में इन्होंने 15 यूनिट काम ही किया है। तो 15 यूनिट हम लोग इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, ये बच जाएगा 57 यूनिट। ठीक है,
अब 15 यूनिट हम लोग इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, ये बच जाएगा 57 यूनिट। ठीक है, अब शेष काम को कौन करेगा, ये छेद को तो ठीक कर दिया गया है, अब जो तीनों नल है भरने वाला ए बी सी यही मिलकर करेगा। तो 12 3 15 4 19 इफिशियंसी इसका टोटल हो रहा है, तो 19 से 57 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटा यहाँ पर लग गया और 1 घंटा स्टार्टिंग में यहाँ पर लगा था, तो 3 और 1 4 घंटा इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सुशील एक कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है और बीसन उसी कार्य को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इसको डायरेक्टली आप 15 गुना 18, नीचे 15 18 जोड़ के 33, ठीक है, इसको घटा दीजिए और यही आंसर होगा। 5 या 15, ये 3 से 5 बार में, 3 से 11 बार में, 18 पंच 90/11, तो जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। नहीं तो आप लोग यहाँ पर 15 घंटा में कर रहा है, ये 18 घंटा में, एलसीएम कितना हो जाएगा 90, और इफिशियंसी निकालिए 15 छके 90, 18 पंचे 90, तो 6 5 11 से 90 को डिवाइड करेंगे तो फिर वही आंसर आएगा। आगे बढ़ते, यदि यहाँ तक का जो है x-3 का एक गुणज है, ठीक है, यानी कि x-3 का ये गुणज है, तो k का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये गुणज है, इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें x का मान क्या है। तो x-3 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब यही x बराबर 3 को इस समीकरण में रखेंगे तो x पर पावर 4 है, तो 3 पर पावर 4 कितना होगा 81, माइनस से माइनस देंगे, 2x³ कितना होगा, 3 3 9 27 दूना 54। ठीक है, प्लस 3 3 9 27 हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद माइनस x यानी कि -3 हो जाएगा, प्लस का k हो जाएगा बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ से देखिए कितना हो रहा है, प्लस वाला 81 और 27, तो ये हो जाएगा कितना 27 चौके 108, माइनस कर देंगे 54 3 57 बराबर प्लस के बराबर 0। तो के बराबर कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 5 51 आ रहा है, और ये 51 प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस का 51 आएगा, माइनस का 51 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। रेखा ए बी सी बिंदु बी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये रेखा है ए बी सी, यहाँ पर स्पर्श कर रही है। यदि बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू यानी कि ये और ये बराबर है, क्यू बी सी 72 है, क्यू बी सी यानी कि ये कोण कितना है, ये कोण है 72 72 डिग्री। तो पूछ रहा है कोण पी बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए, पी पी क्यू यानी कि ये कोण अंदर वाला निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये बाहर वाला कोण जो 72 डिग्री है, यहाँ पर जब ये 72 है तो ये कोण भी कितना होता है 72 ही होता है, हम पहले बता चुके हैं। और उसी तरह से यहाँ भी इस कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा। और यहाँ पर एक शर्त भी दिया है कि बीपी बराबर बी क्यू, यानी ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये 72 है तो ये भी कितना होगा 72 ही होगा। तो दोनों मिला के कितना हुआ 144 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो तीसरा कोण निकालने के लिए 180 में इन दोनों कोणों का योग यानी कि 144 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है, सबसे छोटी संख्या याद कीजिए। देखिए 4 क्रमागत विषम संख्या का योगफल कितना है 160, तो इसका एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं। 160 को 4 संख्या है 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा एवरेज 40, यानी ये जो 40 है ये बीच में होगा, जस्ट बीच में। तो ये तो सम संख्या है, तो इसका मतलब है कि विषम संख्या इसके बाद वाला और पहले वाला होगा। तो इसके पहले वाला विषम संख्या 39 है और इसके बाद वाला क्या है 41 है। तो 2 विषम संख्या यहाँ पर निकल चुका है, तो 4 है टोटल, तो इससे एक पहले आएंगे यानी कि 37 आ जाएगा, उसके बाद इसके बाद कौन सा आ जाएगा 43। ठीक है, चारों विषम संख्या यहाँ पर निकल चुका है। तो पूछ क्या रहा है सबसे छोटी संख्या, तो कौन सा है 37, 37 इस सवाल का आंसर होगा। सबसे बड़ी पूछता तो क्या हो जाता 43। आगे बढ़ते। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया है, सही माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य कितना है सही 68, यानी अभी जो वर्तमान माध्य है कितना है 68 है। अब यहाँ पर 25 को 45 पढ़ा गया तो कितना अधिक पढ़ा गया है 20 अधिक पढ़ा गया, तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग को माइनस का 20 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस का करेंगे 20, लेकिन 20 को टोटल छात्र से डिवाइड भी करेंगे, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5, तो 68 में 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 67.5। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी तीनों भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है 6 4 और 9। अन्य त्रिभुज है डीईएफ जिसकी एक भुजा 36 सेंटीमीटर है जो एबीसी के समान है। ठीक है, यहाँ पर समरूप होना चाहिए। त्रिभुज डीईएफ का सबसे बड़ा संभाव्य परिमाप क्या है। देखिए एक त्रिभुज एबीसी जो दिया है ये हम लोग बना लेते हैं।
ठीक है, ए है, बी है, सी है, 6 है, 4 है और 9 है। और एक बड़ा त्रिभुज है डी एफ। ठीक है, इस तरह से डी एफ को बना लेते हैं। ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अब यहाँ पर संगत भुजा इनका नहीं दिया हुआ कि किसके संगत कौन सा है, ए बी के संगत डी ई है कि डी एफ है कि ई एफ है, नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पर सबसे बड़ा संभव्य मान पूछ रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ा मल्टीप्लायर कौन सा है। देखिए डी ई एफ का एक भुजा है 36, मान लेते हैं कि डी ई है, ये भुजा 36 है, या इसको मान लीजिए 36 है ये। ठीक है, ई एफ। अब सबसे बड़ा मल्टीप्लायर निकालना है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर किससे डिवाइड करने पर यहाँ पर भागफल सबसे ज़्यादा आ रहा है। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 6 से करेंगे तो 6 आएगा, 9 से करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर 4 से करेंगे 36 को, ये कितना गुना हो रहा है, 9 गुना। तो 9 गुना हो रहा है तो सभी भुजा को 9 गुना करके लिख दीजिए बाकी दो में। तो 6 नमा 54 ये हो जाएगा, और 9 नमा 81। ठीक है, दोनों भुजा निकल चुका है। परिमाप निकालना तो तीनों को जोड़ दीजिए, 6 1 7 7 4 11 बचा 1, 3 1 4 8 12 5 17। ठीक है, 171 इसका आंसर होगा। वैसे ये भी आएगा, ठीक है, ये भी आएगा अगर आप लोग इससे कैलकुलेट करें। जैसे 6 का अगर ये इसमें करेंगे तो 6 गुना करना पड़ेगा सभी भुजा को, तो 6 से जब गुना करेंगे तो कम हो जाएगा। फिर 9 से जब इसको लेंगे तो 4 गुना होगा, 4 गुना से करेंगे तो सबसे कम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा संभाव्य मान पूछ रहा है, तो इसलिए हम लोग सबसे बड़ा लिए। आगे बढ़ते, सरलीकरण करना है इसको। ठीक है, तो कोष्टक में देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये 5 - 2 3 आएगा, 3 - 5 गुना करेंगे तो ये माइनस का 15 आया। अब इसको 10 से डिवाइड करना तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1.5। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर 24 या 72 लिख दीजिए गुना करके, माइनस है 5 गुना 1/3 गुना ये कोष्टक में क्या है, माइनस का 1.5। तो 3 से इसको कटा देंगे, ये 0.5 बार में कट जाएगा, माइनस भी है आगे भी माइनस है, तो कुल मिला के प्लस हो जाएगा। और प्लस होगा, इन दोनों को गुना करके देंगे तो 72 प्लस 25 यानी 2.5 जोड़ेंगे तो ये 74.5 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, इसको सॉल्व करना है। देखिए 19 है यहाँ पर, यहाँ 36 है, 36 पर रूट है छोटा सा, तो ये इसका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा बाहर। 6 9 25, फिर 25 का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर ये रूट को हटाने के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5। अब यहाँ पर 8 गुना में, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस है 185, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 225। अभी 225 का वर्गमूल 15 आएगा बाहर। ठीक है, रूट समाप्त होते जा रहा है, जैसे वर्गमूल लेंगे रूट समाप्त। तो यहाँ पर 15 आ गया बाहर। अब 66 प्लस 15 करना तो कितना हो जाएगा, 81। अब 81 का वर्गमूल 9 लेंगे तो इसका भी रूट समाप्त होगा, 9 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के आंतरिक कोण है तो निम्न का सरलीकरण करना है। ठीक है, देखिए त्रिभुज का आंतरिक कोण है एबीसी, इसका कहने का मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो है वो क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखिए बी प्लस सी बट्टा 2 ए बट्टा 2, इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री अगर हो जाएगा तो हम लोग इसको पूरक में बदल सकते हैं। तो जोड़ते हैं क्या हो रहा है, 90 डिग्री की नहीं हो रहा है। बी प्लस सी बट्टा 2 प्लस ए बट्टा 2, तो एलसीएम तो 2 ही आएगा, ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। यानी इस तरफ देखिए, अगर हम ये जो लिखे थे पहले, इसको 2 से दोनों तरफ डिवाइड करिए तो कितना आएगा, इधर तो ए बी सी बटा 2 आएगा, इधर कटाने के बाद कितना आएगा, 90 डिग्री। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 जो कि होगा कितना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये हो रहा है, इसका मतलब इसको हम पूरक कर सकते हैं, यानी कि कॉस जो है साइन में आ जाएगा, या नहीं तो साइन में कॉस में आ जाएगा। तो जब कॉस को साइन में बदलिएगा तो साइन स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं हम, साइन स्क्वायर इसके जगह पर ये कौन हो जाएगा, यानी कि ए बट्टा 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा 2 पहले से है, तो दोनों बराबर कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह से इसको भी करेंगे। ठीक है, सेक स्क्वायर को रहने देते हैं, सेक स्क्वायर सी बट्टा 2 माइनस ए प्लस बी बटा 2 की जगह पर सी बट्टा 2 लिखेंगे, और कॉट को 10 में बदलेंगे तो माइनस का 10 सी बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर में, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर भी 1 होता है। और एक बात बता दें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आया, क्योंकि ऊपर भी एक नीचे भी एक, कटाने के बाद एक ही आएगा। आगे बढ़ते, अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम राशि है। देखिए अनन्या है बबीता, अनन्या को ए लिखते हैं, बबीता को बी लिखते हैं और कविता को के लिखते हैं।
कविता से तुलना किया जा रहा है कि उससे 20% और 28% कम है। तो मान लेते हैं कविता के पास 100 रुपया है, तो अनन्या के पास कितना होगा? अनन्या के पास 20% कम होगा 100 से, तो 100 से 20। अनन्या को ए लिखते हैं, बबीता को बी लिखते हैं और कविता को के लिखते हैं। कविता से तुलना किया जा रहा है कि उससे 20% और 28% कम है। तो मान लेते हैं कविता के पास 100 रुपया है, तो अनन्या के पास कितना होगा? अनन्या के पास 20% कम होगा 100 से, तो 100 से 20% कम कितना होगा? 80। और बबीता के पास 28% कम है, यानी 100 से 28% कम कितना होगा? 72, यानी 72। तो बबीता और अनन्या के बारे में पूछ रहा है, यानी बबीता ये हो गया, अनन्या ये होगा, तो इससे मतलब नहीं है। हम लोग को यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो 8 से कटा देते हैं, 8 दही 80, 8 9 72, 10:9 आया है। तो देखिए बबीता के पास अनन्या से कितना कम है? 1 यूनिट कम है। इस पर 10 पर, तो 1/10 का कमी है। 1/10 होता है कितना? 10%। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। कि धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड कितना होगा? ये 28 किलोमीटर का दूरी कवर कर रहा है, और इसको जब समय से डिवाइड करेंगे तो स्पीड निकल के आ जाएगा। समय है 2 घंटा प्लस 20 मिनट, तो 20/60 हो जाएगा, यानी कि 1/3। 3 दूना 6, 7/3 यहाँ पर आ रहा है, तो 7 नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। 7 से कटाएंगे, 4 बार में 4 दिया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका डाउन स्ट्रीम का स्पीड आया है। अब शांत जल में यहाँ स्पीड कितना है? 11। जब डाउन स्ट्रीम में 11 माइनस करेंगे तो धारा का चाल निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते। महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है, और 15 वर्ष बाद का आयु कितना है? ये 15 वर्ष पहले का आयु है 9:11। 9:11। 15 वर्ष पहले का रहा तो -15 और -15 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ये हो गया। अब दूसरा तरीका से भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि 15 साल पहले वाला आयु का जो अनुपात है वो पहले हम लोग लिख देंगे 9:11, और वर्तमान आयु लिख देंगे 6:7। अब यहाँ पर 15 साल पहले का ये अनुपात था, वर्तमान ये है, तो 15 वर्ष बाद यानी 15 वर्ष दोनों में जुटने के बाद ये रेशियो हुआ, तो दोनों में यहाँ पर 15 जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा यूनिट का निकल के, वो इसमें रखेंगे हमेशा, पहला वाला रेशियो में। देखिए जब ये इसमें पहला वाला हम रखेंगे तो 9:11 है, इसमें जब पहला वाला हम रखेंगे तो 6:7 है। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अंतर लेंगे। 11×6 66 और 63, अंतर आ रहा है 3 का। नीचे 15 गुना 11, 15 गुना 9 करेंगे तो ये कितना आएगा? 15 दूना 30। ठीक है, दोनों का साइन सेम है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस अंतर ले लेंगे। अगर अलग अलग साइन रहता तो जोड़ देते। तो सीधा सीधा कितना गुना है? 10 गुना। तो महेंद्र का पूछ रहा है, महेंद्र का कितना है? 6 यूनिट, तो 6 का कितना हो जाएगा? 10 गुना करेंगे तो 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अब यहाँ से करते हैं 963 66, अंतर आ रहा है 3 का ही। और यहाँ पर भी कितना आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है 15×7 = 105 यानी कि 15 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर 3 गुना निकल के आया है, ये 5 गुना। ठीक है, 3×5 = 15। तो महेंद्र का पूछ रहा है, तो नहीं, महेंद्र का ये वाला आयु में रखेंगे तो कितना गुना है? 5 गुना, तो 9×5 बराबर हो जाएगा 45 साल। ये आंसर नहीं है क्योंकि ये जो है 15 साल पहले का है। वर्तमान पूछ रहा है तो वर्तमान आने के लिए 15 इसमें फिर से जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 60 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनील हर माह अपने मासिक वेतन 51,000 का 2/17 बचाता है, तो वह प्रति माह कितना बचाता है? सिंपल सा, ठीक है, दोनों को गुना कर दीजिए। 17 से 3,000 बार में ये कटेगा, और 3,000 गुना 2 करेंगे तो 6,000 आएगा। आगे बढ़ते हैं। अमृत ने 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कुछ धनराशि उधार ली। अभिषेक ने उतने ही समय के लिए उतनी ही धनराशि, ठीक है, धनराशि दोनों का सेम है और समय भी सेम है, उसी दर पर, यानी दर भी उसका सेम है, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर छमाही कैलकुलेट किया जा रहा है। यदि अभिषेक ने ब्याज के रूप में अमृत से 50 रुपया अधिक भुगतान किया तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी धनराशि उधार ली? देखिए अमृत 1 साल में कितना भुगतान करेगा? 10%। ठीक है, और अभिषेक जो है 1 साल में कितना भुगतान करेगा? ये तो छमाही कैलकुलेट होगा, और रेट है 10%, तो एक छमाही का रेट हो जाएगा 5%। लेकिन 1 साल में 2 छमाही होता है तो 2 बार 5%, यानी 2 साइकिल इसका बनेगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो 5 5 10 10.25 इसका परसेंटेज निकल के आएगा। ठीक है, सक्सेसिव रेशियो से आप निकाल सकते हैं इसको। तो डिफरेंस देखिए यहाँ पर कितना है?
0.25 का। और रुपया में यहाँ पर जो अंतर है ये कितना अधिक भुगतान कर रहा है, 50 रुपया, तो ये 50 रुपया के बराबर होगा। धनराशि पूछ रहा है यानी 100%, तो 100% हम लोग निकाल देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50/0.25 गुना 100। तो 0.25 हटाने, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पर 2 जीरो लगेगा। 25 से घटाएंगे 2 बार में, 2 गुना ये 10,000, तो 2 गुना 10,000 करेंगे तो 20,000 इसका आंसर निकल कर आएगा। आगे बढ़ते, इसमें एलसीएम कौन सा है पूछ रहा है। तो देखिए 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 2 है, तो इसका कौन सा लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। ठीक है, तो हाईएस्ट कौन सा है, 2 पर पावर 4। उसके बाद 3 में देखते हैं, 3 पर पावर 4 है, यहाँ पर 3 पर पावर 6 है, तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 3 पर पावर 6, तो ये लेंगे। उसके बाद 5 में देखिए, 5 पर 3 है, यहाँ 5 पर 5 है, तो 5 पर 5 आएगा। उसके बाद 7 जो कॉमन नहीं रहता वो भी हम लोग एलसीएम में लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ में नहीं लेते हैं, लेकिन एलसीएम में जो कॉमन नहीं रहता उसको भी लेना पड़ता है। तो यहाँ पर 7 पर पावर 2 को भी लेना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नीचे एक छात्र का ये सब दिया हुआ, क्या कह रहा है कि छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम सुधार किए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये अर्धवार्षिक का है और ये वार्षिक का है। तो यहाँ पर कितना का वृद्धि हुआ है, 80 से 85 5 का, 70 से 73 3 का, 65 से 87 यहाँ पर 12 का वृद्धि हुआ है। ठीक है, 22 का वृद्धि हुआ है। और यहाँ पर वृद्धि नहीं हुआ। ठीक है, इसको काउंट नहीं करेंगे। और 79 से 81 यहाँ पर 2 का वृद्धि हुआ है। तो न्यूनतम सुधार वाला पूछ रहा, तो न्यूनतम यहाँ पर कहाँ पर वृद्धि है, इसमें सामाजिक विज्ञान में, तो ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, इसमें किस विषय में छात्र के प्रदर्शन में गिरावट आई है। तो हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर देखिए गिरावट वाला, यहाँ पर पिछले पिछले सवाल में देखे थे 77 से 71 हुआ है, तो यहाँ पर -6 का कमी हुआ है। तो कौन सा है, विज्ञान सेक्शन, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में अधिकतम सुधार किए हैं। मैक्सिमम नंबर कहाँ पर बढ़ा है, यहाँ देखिए 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 22, और यहाँ पर घट ही गया है। ठीक है, और यहाँ पर 2, तो 22 है मैक्सिमम, जो कि है किसका, मैथ का, गणित इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि हिंदी में छात्र के प्रदर्शन में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ। तो हिंदी यहाँ पर है, इसमें देखिए 80 से 85 हुआ, तो 5 का वृद्धि हुआ है। 5 का वृद्धि हुआ, लेकिन किस पर, 80 पर, 5/80। ये कटाने के बाद कितना आएगा, 1/16, जो कि होता है 6.1/4%, यानी 6.25% इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर है 25/4 को जब तोड़ेंगे तो ये भी आएगा 6.1/4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो